मेहंदी वाले दिन मैं नए कपड़े पहने अपनी सहेलियों के बीच में बैठी हुई थी कि अचानक मेरा दिल मतलाने लगा। मेरी बदलती हालत को देखकर मेरी सास, जो कि अभी अभी हमारे घर मेहंदी की एक रस्म करने आई थी, फौरन उठकर मेरे पास आई और मुझसे बोली, क्या बात है, सब ठीक तो है? मैंने सर हाँ में हिला दिया, लेकिन सच तो ये था कि मेरे हाथ पैर अब कांपने लगे थे। मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, नीलोफर बेटा, क्या हुआ है तुझे? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ी देर आराम कर लो। मेरे आसपास बैठी मेरी सहेलियां मेरी सास की बात सुनकर कहने लगी, वाह, सास हो तो ऐसी, इतनी ख्याल रखने वाली कि दिल चाहता है कि हमारी भी ऐसी ही सास हो। मेरी एक चुलबुली सहेली की बात पर मेरी सब सहेलियां जोर जोर से हंस रही थी। मेहंदी की खुशबू मेरे सर को चढ़ी जा रही थी और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे बस अभी मैं गिर जाऊंगी। कि तभी सामने से आते अली पर जब मेरी नज़र पड़ी तो मेरी निगाहें खुद ब खुद झुक गई। मेरे शरीर में एक मीठा सा दर्द जाग गया। बस एक रात मेरी जान, कल हम एक हो जाएंगे, वह मेरे कानों में सरगोशी करते हुए बोला। तो शर्म से मेरे गाल लाल होने लगे। इतने में मेरी सास मेरे लिए जूस ले आई और मुझसे कहने लगी कि जल्दी से इसे पीकर खत्म करो। मुझे लगता है तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, इसलिए कमजोरी हो रही है। मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल बंद हो जाएगा। मुझे जूस की खुशबू से भी उल्टी आने का मन कर रहा था। जूस का गिलास अभी मुंह को लगाया ही था कि तबीयत एकदम से बिगड़ गई। ऐसा लगा कि अभी उल्टी आ जाएगी। मैं उठकर अपने कमरे में भागी थी और सीधे सीधे बाथरूम में घुस गई थी। मेरे पीछे पीछे मेरी माँ और मेरी सास भी आ गई थी। बाथरूम में जाते ही मुझे उल्टियाँ शुरू हो गई थी। उल्टियाँ कर करके मैं परेशान हो चुकी थी। थोड़ी देर के बाद मैं बाहर आई। मेरी माँ और मेरी सास बहुत परेशान थी। मेरी माँ ने कहा, थोड़ी देर आराम कर लो। मेरी सास भी मेरे पास ही बैठ गई। मेरा ससुराल ज्यादा दूर नहीं था, सामने वाला घर ही मेरा ससुराल था। बचपन से ही मेरा आना जाना लगा रहता था। मेरी विधवा माँ मेरे पास ही आकर बैठ गई और मुझ पर कुछ पढ़कर फूंकने लगी। लोगों की भी गंदी नजरें होती है, ना जाने कौन आज आंख भर भर के तुझे देखता रहा था। 100 बार तुझे कहा है कि अपना ध्यान रखा कर। मैंने चुप करते हुए कहा, मम्मी बस भी करें, क्योंकि मेरा सर भारी हो रहा था। मम्मी ने कहा, अपनी तबीयत जल्दी से अच्छी कर लो नीलोफर, कल का दिन है, बस कल भी तुम्हारी यही हालत हुई तो लोग क्या कहेंगे? यहाँ तो लोग बातें करते नहीं रुकते कि लो बीमार बहू हमें चिपका दिया। ना जाने क्यों मुझे मम्मी की यह बातें अच्छी नहीं लग रही थी। मैं तो थोड़ा गुस्से में बोली, बीमार भी अल्लाह ही करता है और उसे ठीक भी अल्लाह भी करता है, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता। मैं कोई जानबूझकर तो बीमारी अपने ऊपर नहीं लगाई हूँ। मम्मी कहने लगी, मैं कब कह रही हूँ, तुम भी बस बात का पतंगड़ बना लेती हो नीलोफर, अब कम से कम आराम तो करो। तो मैं करवट लेकर लेट गई। अगले दिन बारात थी। हल्दी और मेहंदी का फंक्शन एक बार में ही रख लिया था। मेरी सास को शादी की बहुत जल्दी थी और मेरा दिल सुबह से बंद हो रहा था। हल्का हल्का बुखार और हर चीज की स्मेल मेरे सर को चढ़े जा रही थी। यहाँ तक कि अपने करीब से आने वाले मेकअप की खुशबू भी मुझे परेशान कर रही थी और मेरा दिल कर रहा था मैं ये सारा मेकअप उठाकर बाहर फेंक दूं। मैंने बड़ी मुश्किल से ही मेकअप करवाया और फिर जब मुझे स्टेज पर ले जाया गया, थोड़ी देर के बाद मेरा पति अली भी आ गया था। खैर, जैसे तैसे करके शादी हो गई थी और मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ गई थी। ससुराल में भी कुछ रस्में हो रही थी, लेकिन मेरा किसी भी रस्म करने में दिल नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी चक्कर आ जाएगा, लेकिन मैं जैसे तैसे खुद को संभाले बैठी हुई थी। और फिर रात हुई तो मुझे अली के कमरे में पहुंचा दिया गया। कमरा बहुत ही खूबसूरत और ताज़ा फूलों से सजाया गया था, लेकिन अचानक ही थोड़ी देर बाद मेरी तबीयत इतनी खराब हुई कि मैं वहां से भागती हुई सीधी वॉशरूम गई और मुझे उल्टियां शुरू हो गई। वॉशरूम से निकलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है।
मैं मुश्किल से खुद को घसीटते हुए बाहर लाई थी कि कमरे में मौजूद मेरी सास ने मुझे गौर से देखा और कहा, क्या बा, ये बार बार उल्टियां क्यों आ रही है तुझे। फिर उन्होंने सबसे कमरा खाली करने को कहा और मेरा चेकअप करने लगी। चेकअप पूरा करने के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला और जैसे ही रिश्तेदार औरतें और लड़कियां कमरे में दाखिल हुई तो मेरी सास ने ना आव देखा ना ताओ, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि यह तो प्रेग्नेंट है, पता नहीं किसका पाप अपने कोख में रखकर मेरे घर आई है। ऐसी चरित्रहीन बहू मैं अपने घर में स्वीकार नहीं करूंगी। ये खबर इतनी अचानक कानों में पड़ी थी कि वहां पर मौजूद सब औरतों को सांप सूंघ गया। नई नवेली दुल्हन जिसने अभी सुहागरात भी नहीं मनाई थी, उसका एकदम से पैर भारी होने का ऐलान सबको शक में डाल गया था। वही मैं भी बहुत ही हैरत भरी नजरों से अपनी सास की तरफ देख रही थी और यह सब कुछ सुनकर तो मेरे होश उड़ चुके थे। सबके साथ साथ मेरी भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये कैसे मुमकिन है? किसी ने मेरी माँ को भी यह खबर दे दी थी और वह भी फौरन भागती हुई मेरे कमरे में आई थी। मेरी विधवा माँ, जिनकी कुल जमा पूंजी सिर्फ इज्जत ही थी, वह इस भरी महफिल में लुत्ता देखकर अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकी और जमीन पर बैठ गई। मैं परेशान नजरों से अपनी सास की तरफ देखने लगी कि यह सब क्या हो गया है। बल्कि इससे भी ज्यादा मुझे इस बात की टेंशन थी कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे तो अभी तक किसी ने छुआ तक नहीं था। मैं एकदम कुंवारी थी, लेकिन अगर मैं कुंवारी थी तो फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? मेरी समझ से बाहर यह सारी बातें थी कि अचानक मेरी सास ने कमरा खाली करने को कहा और उनके जाते ही एकदम से अली कमरे में आया तो मैं खुद में सिमट गई। मेरी सांसें तेज हो गई। मैं घूंघट से जरा सी निगाह उठाकर उसे देखने लगी तो उसके चेहरे पर एक खुशी देखी जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मगर मुझे हैरानी हुई कि इतनी बड़ी खबर पर इतना चुप और शांत कैसे नजर आ सकता है। मर्द तो ऐसी बात सुनने के बाद पत्नी को जान से ही मार डालते हैं या उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे बहुत सी कहानी समाज में फैली हुई है कि पहली ही रात पत्नी को मार दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे न्यूज़, टीवी और अखबार पर आते रहते हैं और वजह ये बताई जाती है कि लड़की चरित्रहीन थी। लेकिन शीशे के सामने बाल बनाते और गुनगुनाते अली को देखकर मेरा दिल और भी ज्यादा घबरा गया था। ऐसे लगा कि जैसे तूफान से आने के पहले की शांति है। मुझे तो लग रहा था कि इस खबर ने अली के दिमाग पर असर डाला है। हो सकता है ये रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो और यह मेरा कमरा मेरी मौत के मातम के कमरे में बदलने वाला हो। मैं आने वाले समय के लिए खुद को दिमागी तौर पर तैयार कर चुकी थी, क्योंकि इस जिंदगी से मेरा मरना ही अच्छा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी इस रात की जब सुबह होगी तो मैं लोगों का सामना कैसे करूंगी कि एक कुंवारी लड़की शादी होते ही प्रेग्नेंट कैसे हो गई, जबकि उसे तो उसके पति ने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया था। सारी बात मेरे चरित्र पर आ रही थी और मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैं बस एक ही पहलू पर सोच रही थी कि यह सब कुछ हो गया तो कैसे हुआ। मेरा ना तो किसी से कोई ऐसा गंदा संबंध था कि जिसके नतीजे में ये सब कुछ हो जाता। शायद मेरी सास झूठ बोल रही थी। इस ख्याल से मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन मेरा दिमाग उलझा हुआ था कि एकदम से अली मेरे पास आकर बैठा तो मैं एकदम से डर कर उछल पड़ी। घूंघट के पीछे से जब मैंने अली की तरफ देखा तो वह मोहब्बत भरी नजरों से मेरी ही तरफ देख रहा था। मुझे थोड़ी हिम्मत हुई। मैंने अटकते हुए कहा, अली मेरा कोई दोस्त नहीं है, आप तो मुझे बचपन से जानते हो। तो उसने अपने भारी भरकम हाथ मेरे नाजुक से कांपते हाथों पर रख दिए। मेरे हाथों को हल्के से दबाते हुए बोला, मेरी जान, आज की रात इन बातों के लिए नहीं है। वह अपने होंठ मेरे कानों के पास ले जाकर कहने लगा कि बस अब खामोश हो जाओ। आज की रात तो बस प्यार भरी बातें करने के लिए है।
अली के इतने शांत होने पर मुझे अब बहुत ज्यादा हैरत हो रही थी। मेरे तो कान कुछ और ही सुनने के लिए बैठे थे, लेकिन ये तो अली की प्यार भरी बातें सुन रहे थे। मैं तो सोच रही थी कि अली गुस्से में आते ही मुझसे पूछेगा कि जिसका पाप लेकर मैं अभी उसके कमरे में मौजूद हूँ, अभी के अभी उसके कमरे से निकल जाऊं और अपने आशिक के पास चली जाऊं। मुझे अली से इन्हीं शब्दों की उम्मीद थी। मेरे हाथ पैर कांप थे, पूरा शरीर पसीना पसीना हो रहा था। फिर धीरे से उसने मेरा घूंघट उठाया और हम दोनों की नज़र आपस में टकराए। तो मैंने एकदम से अपनी नज़रें झुका ली। फिर उसने अपनी जेब से एक मखमली डिबिया निकाली जिसमें सोने का एक चैन था। उसकी गंभीर आवाज़ कमरे में गूंजी। अली ने कहा, कैसी लगी तुम्हें? मैंने बहुत सी दुकानों को छान मारा, तब जाकर ये पसंद आए है। जैसे तुम अनमोल हो, वैसे ही यह सोने का चैन भी अनमोल है। मैं निगाहें उठाकर अली की तरफ देखने लगी, जिसके चेहरे पर दूर दूर तक मोहब्बत को पा लेने की खुशी छाई हुई थी। अली का ये रूप मेरे लिए बहुत ही अलग था। जिस समय मेरी सास ने ये खबर सुनाई थी, तो उस समय अली भी तो कमरे में मौजूद था, लेकिन उस समय से लेकर तन्हाई में आने तक मैंने अली के चेहरे पर गुस्से की लकीर भी नहीं देखी थी। इस खबर को सुनने के बाद भी अली बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। मुंह दिखाए में अली ने मुझे सोने का चैन देने के साथ साथ 2 लाख भी मेरी गोद में रख दिए। तो मैं हैरान रह गई। अली ने कहा, इन पर सिर्फ तुम्हारा हक है। मैं परेशान परेशान सी नज़रों से कभी पैसों को और कभी अली की शक्ल की तरफ देखने लगी। समझ ही नहीं आ रहा था कि इस मौके पर क्या कहूँ। बस डर था तो एक ही बात का कि ना जाने अली का जो रवैया देख रही हूँ वह किसी भी समय बदल सकता है। लेकिन मेरी हैरानी उस समय बहुत बढ़ गई जब अली ने मुझसे कहा कि तुम अपना ये ड्रेस चेंज कर लो और रिलैक्स हो जाओ, अपने भारी जोड़े में परेशान रहोगी, वैसे भी तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अली की बात सुनकर मैं हक्का बक्का उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन मैं बोली कुछ नहीं, क्योंकि अभी तक जो सब कुछ मेरे साथ हो रहा था मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो मैं अली के मिजाज को क्या समझ पाती। मैं खामोशी से उठी और अपना शादी का लहंगा जो मैंने बड़े अरमानों से अपने लिए खरीदा था उसे उठाकर रख दिया। लहंगा उतारकर मैंने एक कॉटन का सूट पहन लिया, मेकअप साफ किया और आईने में गौर से अपनी शक्ल को देखने लगी। कल तक मेरी जिंदगी में जो बहार और खूबसूरत नई जिंदगी की खुशियां शामिल थी वो एकदम से बदल चुके थे। लेकिन हैरत ये कि सब कुछ वैसा ही था, सिवाय इसके कि मैं कुंवारी होते हुए भी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा और फिर आईने की तरफ देखने लगी। ये कैसे हो गया? परेशानी से मेरे चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। मैं जब वॉशरूम से बाहर आई तो अपने गहनों को मैंने अलमारी में लटकाया और अचानक मेरी नज़र बैग पर पड़ी थी, जहां बैग के आसपास ताज़ा मोतियों के फूलों की खुशबू फैली हुई थी। बैग पर बिखरे गुलाब की पत्तियां वैसे ही पड़ी थी और बैग की दूसरी तरफ अली पीठ किए लेटा हुआ था। इस रात के हवाले से मैंने जो सपने देखे थे वह सारे के सारे कांच की चूड़ियों की तरह टूटकर बिखर रहे थे। ये सोचकर मेरी आंखों में आंसू भर गए। मैं जिंदगी के किस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई हूँ, जहाँ मेरा अपने आप ही गंदा हो गया है। न जाने मम्मी का क्या हाल होगा। इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद भी मेरे बारे में क्या सोचेंगी। उन्हें तो अपनी परवरिश पर बहुत ही गर्व था और अब उनका ये गर्व बहुत बुरी तरह किसी के पैरों तले मसला जा चुका था। या अल्लाह, मेरे साथ यह क्या हो गया है? कुछ समझ नहीं आ रही थी, कोई चैन नहीं मिल रहा था। खामोशी से मेरे दिल ही दिल आंसू गिरते जा रहे थे। अली शायद अब सो चुका था तो मैं भी उसके बराबर में सिमट कर लेट गई, लेकिन नींद किस जालिम को आनी थी। मेरा सर दर्द की वजह से फटा जा रहा था। मेरे पास तो कोई ऐसा भी नहीं कि जिससे मैं अपना दुख बांट सकती। ना भाई है ना ही अल्लाह तूने बहन दी, जिसको गले लगाकर रोकर मैं अपना गम हल्का कर सकूं।
मेरी यह समस्या कैसे हल होगी? मेरी समझ से बाहर थी। या अल्लाह, तूने मेरे साथ यह क्या कर दिया? मैं बार बार अपने आप को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा करती तो इतनी ही ज्यादा दुखी हो जाती। मैं अपने साथ लेटे हुए अपने पति अली की तरफ देखने लगी, जो बहुत ही सुकून से सो रहा था, और एक मैं थी जो बेचैनी से करवट पर करवटें बदलती जा रही थी। मुझे लगता था कि आज की रात बहुत ही लंबी रात हो गई है, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सुबह कहीं 5 बजे जाकर मेरी आंख लगी तो थोड़ी देर बाद ही दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ आने लगी और मेरी आंख खुल गई। मैं गर्दन मोड़कर दूसरी तरफ देखने लगी तो अली ने जरा सी गर्दन उठाकर दरवाजे की तरफ देखा और फिर उठकर बैठ गया। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वह मुस्कुराने लगा। मैं भी उठकर एकदम से बैठ गई और रात के होने वाले हादसे एक एक करके दोबारा से मुझे याद आने लगे तो मेरा दिल फिर से भारी होने लगा। मैं बस इंतजार में थी कि कब अली अपने दिल की भड़ास निकालता है, लेकिन अभी तक तो मुझे कोई ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे थे कि जिससे मुझे अंदेशा होता कि अली मेरे ऊपर गुस्सा करेगा। गुड मॉर्निंग मैडम जी, अली की बहुत ही मीठी और प्यार में डूबी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी तो मैंने भी धीरे से उन्हें गुड मॉर्निंग कहा और फिर वह बेड से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो सामने ही उसकी माँ खड़ी हुई थी और उसकी माँ के साथ ही एक नौकरानी ट्रे उठाकर अंदर आई। नीलोफर, नाश्ता कर लो, फिर मुझे तुम्हें इंजेक्शन भी लगाना है। रात से तुम बहुत कमजोर हो चुकी हो, तुम्हें ताकत का इंजेक्शन देना है। मैं हैरत से उनकी तरफ में देखने लगी तो उन्होंने नौकरानी को इशारा किया तो उसने ट्रे मेरे बेड पर रख दी। मेरी सास ने कहा, जल्दी नाश्ता करो नीलोफर, उसके बाद आज मुंह दिखाई की रस्म भी करनी है। थोड़ी देर में मेहमान आना शुरू हो जाएंगे, बहुत सारी तैयारी करनी है। नाश्ता करने को मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैं लगभग 2 दिन की भूखी थी। उल्टियाँ करके मेरा पेट बिल्कुल खाली हो चुका था, इसलिए पेट में अजीब सा दर्द और खालीपन महसूस हो रहा था। फिर मेरी सास अली की तरफ मुड़कर अली से कुछ कहने लगी। अली, तुम्हारा आज पार्टी के लिए ड्रेस तैयार है, पहन कर देख लो। अगर तुम्हें लगता है कि इसे दोबारा प्रेस होनी चाहिए तो बता देना, मैं नौकरानी से कहकर दोबारा प्रेस करवा दूंगी। मैं उन दोनों माँ बेटे को आज की होने वाली रस्म के लिए तैयारी के हवाले से इतना खुश होते देख रही थी और उनकी बातें सुन रही थी। मैं बहुत ही हैरान हुई। फिर मैं आहिस्तगी के साथ उठी, वॉशरूम गई और फ्रेश होकर बाहर आई। मैंने एक ब्रेड उठाए और एक कप चाय का उठा लिया। जैसे ही मैंने चाय का कप खत्म करके ट्रे पर रखा तो नौकरानी ने मेरे सामने से ट्रे उठा ली और बाहर निकल गई। फिर मेरी सास मेरे पास बैठी और उन्होंने अपने हैंडबैग से एक इंजेक्शन निकाला और मुझसे कहा, अपना हाथ आगे करो। मैंने चुपचाप अपना हाथ आगे कर लिया तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगा दिया। इसका थोड़ा सा दर्द तो हुआ था, लेकिन फिर ठीक हो गया। इतने में अली का भाई भी कमरे में आ गया। अली का ये भाई दिमागी तौर पर पागल था। वह बच्चों जैसी हरकतें क्या करता था, हालांकि उसकी उम्र 25 साल हो चुकी थी। वह अंदर आया और मुझे देखकर ताली बजाते हुए बोला, मम्मी, क्या अब ये हमारे साथ ही रहेगी? तो मेरी सास ने हंसते हुए कहा कि हाँ, अब ये हमारे ही घर में रहेगी। अच्छा, अब तुम बाहर जाओ, दुल्हन को तैयार भी होना है, फिर हम उसे लेकर मैरिज हॉल के लिए निकलेंगे। मेरी सास की बात पर मेरे देवर का मूड खराब हो गया, लेकिन अली उसे जबरदस्ती बाहर ले गया। अब कमरे में मैं और मेरी सास अकेले थे कि अचानक वो मेरे पास आई और कुछ पैसे मेरे गोद में रख दिए और कहा, इन्हें खर्च करो और पैसे बच्चा होने के बाद तुम्हें मिल जाएंगे। अपनी सास की बात सुनकर पहले तो मुझे हैरत हुई, लेकिन फिर मुझे गुस्सा आ गया। मैं कुछ कहना ही चाहती थी कि वह एकदम से बोली, तुम्हें अभी कुछ भी कहने की इजाज़त नहीं है नीलोफर, अभी घर मेहमानों से भरा पड़ा है और मैं आगे कोई बात नहीं सुनना चाहती।
मैंने कहा, लेकिन मुझे आपसे एक सवाल ज़रूर करना है, और अल्लाह के लिए मुझे उसका जवाब देकर जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपने मुझे ये पैसे क्यों दिए हैं, और इस बच्चे से मेरा क्या संबंध है। मैं तो बिल्कुल कुंवारी हूँ। अच्छा, तो तुम कुंवारी हो? मेरी सास ने ज़रा गुस्से से मेरी तरफ देखा। अगर तुम कुंवारी हो तो ये बच्चा क्या फूंक मारने से तुम्हारे पेट में आ गया? नीलोफर, मैं एक बहुत ही अनुभवी दाई हूँ, जो बदकिस्मती से तुम्हारी सास भी बन गई हूँ। अगर शादी से पहले मुझे इन बातों का पता होता तो मैं कभी भी तुम्हें अपनी बहू ना बनाती। लेकिन मेरे पति ने तुम्हारे बाप से वादा किया था कि दोनों बच्चों की शादी होगी। मैंने उनसे लिए वादे को निभाया है, पर इसीलिए मुझे खामोश होना पड़ा। बाकी रह गई बात पैसों की, यह पैसे तुम्हें इसलिए दिए हैं कि तुम्हारा जो दिल चाहता है खाओ पियो और अपनी सेहत बनाओ। हम तुम्हारे लिए यही कर सकते हैं, और जब तक हो सका करते रहेंगे। ये बात करके मेरी सास बाहर जा चुकी थी। मैंने फौरन भागकर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और फिर चीख मार मार कर रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी सास का एहसान मानती कि मुझ जैसी लड़की को उन्होंने अपना लिया था, या अपनी किस्मत। पर आंसू बहाती कि जिसने मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था कि मैं अपनों से ही निगाह चुराने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने घर वालों का सामना कैसे करूंगी। मैं किस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई हूँ, जहाँ आगे भी गड्ढा है और पीछे खाई है। अली और मेरे सास के व्यवहार को देखती हूँ तो उनसे बड़ा मेरा अपना कोई नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि यह दोनों मेरे कितने बड़े मददगार हैं, और दूसरी तरफ अपने ही घर की इज्जत को उछलने वालों की समझ भी नहीं आती। अगर यह मुझे इतना ही चाहते हैं और उन्हें मेरी इज्जत इतनी ही प्यारी है तो फिर इस खबर से कुछ छुपा भी तो सकते थे। मेरी सास ने मुझे मेरी माँ की नज़रों में ही क्यों गिरा दिया? मेरी माँ ने कैसे गिरकर मेरी सास के पैर पकड़े थे कि इस खबर को कहीं मत फैलाना। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। मेरी और मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। कितनी मुश्किल से मेरी सास इस बात के लिए मानी थी कि वह इस बात को कहीं नहीं बताएंगे कि मैं पेट से हूँ। अचानक आने वाले इस ख्याल से मेरा दिल कट गया। मैं अपने सर को घुटनों पर रखकर जोर से रोने लगी। इतने में दरवाजे पर फिर दस्तक हुई तो मैं उछल पड़ी और डरी सहमी नज़रों से दरवाजे की तरफ देखने लगी। मैंने दरवाजे को खोला तो सामने ब्यूटी पार्लर से आई तो लड़कियां खड़ी थी, जो मुझे हैरानों परेशान नज़रों से देख रही थी। आप रो रही है? अंदर आते हुए एक लड़की ने कहा। दरवाज़ा बंद किया और मुझसे सवाल किया तो मैं गड़बड़ा सी गई। मैंने अपने आंसू साफ किए, उससे कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, लेकिन लड़कियां तो अपनी मुंह दिखाई की रस्म के दिन तो बहुत खुश होती है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बहाना बनाया कि मेरे सर में दर्द हो रहा था और फिर मुझे अपनी मम्मी पापा की भी याद आ रही थी, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, ऐसा तो होता है कि अपना घर, अपने माँ बाप सब बहुत याद आते हैं, तो बात बात पर आंख भर ही जाती है। हम भी खुद इस कंडीशन से गुजरे हैं। उनमें से एक लड़की बहुत ही बातूनी थी और लगातार बोली जा रही थी, और यहाँ मेरे दिल की दुनिया उथल पुथल हो रही थी। मैं बस एक ही बात सोच रही थी कि अली ने ना शादी से पहले ना ही शादी के बाद मुझे छुआ था। मैं एकदम पवित्र लड़की थी, फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? ब्यूटिशियन मुझे तैयार करके जा चुकी थी। थोड़ी देर के बाद मेरी सास और अली मुझे मैरिज हॉल ले गए, जहाँ पर मुंह दिखाई का फंक्शन होना था। मुंह दिखाई का फंक्शन बहुत ही बड़ा रखा था। ना जाने कितने मेहमानों को बुलाया गया था। मुझे स्टेज पर ले जाकर बैठा दिया गया। अली और मेरी सास साए की तरह मेरे आसपास ही मौजूद रहे। मुझे दूर दूर तक मेहमानों के सर ही नजर आ रहे थे, लेकिन इनमें कहीं भी मुझे मेरी माँ दिखाई नहीं दी। मैंने धीरे से अपनी सास से पूछा कि मेरी मम्मी कहाँ है, क्या वह नहीं आई? तो उन्होंने कहा कि मैंने तो बहुत कहा था
लेकिन वह नहीं मानी। अपनी सास की बात सुनकर मैं परेशान हो गई। मैंने कहा, वह ठीक तो है मम्मी जी। हाँ हाँ, वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन जाहिर है हमारी तरह उसका इतना स्टेमिना तो नहीं है अपनी चरित्रहीन बेटी का सामना कर सके, जो शादी से पहले ही किसी का पाप अपनी कोख में पाल रही है। अपनी सास की बात सुनकर मेरी आंखें न चाहते हुए भी शर्म से झुक गई। मैं खुद को मुजरिम समझने लगी थी। मुंह दिखाई की रस्म खत्म हो चुकी थी। मैंने अपनी सास से कहा कि मम्मी जी, मैं अपनी मम्मी से मिलना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे अनुमति दे दी। मेरी विधवा माँ पता नहीं किस हाल में होगी। जैसे ही हम मैरिज हॉल से आए, मैं अपनी माँ के पास आ गई। मेरी माँ का घर मेरी ससुराल से ज्यादा दूर नहीं था। दोनों घर मोहल्ले में ही थे और आमने सामने थे। पहले दोनों घर ही एक हुआ करते थे, फिर दोनों घरों के बीच को काटकर एक रास्ता सा बना दिया गया था, जिससे कि दोनों घर अलग अलग हो गए थे। ये घर मेरे पापा ने और अली के पापा ने मिलकर लिया था। घर क्या था, पूरा महल था। मेरे पापा और अली के पापा आपस में बहुत गहरे दोस्त थे। दोनों आपस में भाइयों की तरह रहते थे। दोनों परिवार साथ में मिलकर रहते थे। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और मैं अकेली ही थी, जबकि अली के परिवार में अली का छोटा भाई जैद और उसके मम्मी पापा थे। दोनों परिवारों के बच्चे और दोनों की पत्नियां एकदम अपनों की तरह मिलजुल कर रहते थे। मेरे पापा बहुत मेहनती थे। मेरे पापा और अली के पापा दुबई में कारोबार करते थे, लेकिन फिर अली के पापा ने यहाँ हिंदुस्तान में कारोबार शुरू कर लिया था और मेरे पापा दुबई में ही रह गए। वह दुबई वाला कारोबार संभालते थे और अली के पापा हिंदुस्तान वाला कारोबार संभालते। लेकिन अली के पापा बहुत ही कामचोर थे और उनका काम पर ध्यान नहीं रहता था। लेकिन मेरे पापा को इससे कोई मतलब नहीं था। उन दोनों की आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी और वह अली के पापा को बिल्कुल अपने भाई जैसा मानते थे। लेकिन धीरे धीरे मेरे पापा को लगने लगा था कि उनका दोस्त उनके पैसों पर ऐश कर रहा है और खुद कोई काम नहीं करता। तो फिर पापा ने हर चीज का बंटवारा कर लिया था। ये घर भी 2 हिस्सों में बांट दिया था। बीच में एक रास्ता निकालकर एक तरफ हम लोग रहते थे और दूसरी तरफ अली का परिवार रहता था। अली के पापा को हराम की लत लग चुकी थी। अब उनसे कोई काम नहीं किया जाता था। धीरे धीरे उनका बिजनेस डूबता चला गया और फिर उनके पास कुछ भी नहीं बचा। अब कोई छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा करते थे, लेकिन हमारे घर पैसे की हो रेल पेल थी। अली की माँ खुद को एक मालदार समझती थी, लेकिन वह सिर्फ एक दाई थी और एक सरकारी अस्पताल में नौकरी करती थी। एक केस खराब होने की वजह से उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था, लेकिन फिर उन्हें कहीं पर भी जॉब ना मिली। वह अपने मोहल्ले में ही डिलीवरी करने लगी और फिर एक दिन अली के पापा की नौकरी भी खत्म हो गई, क्योंकि उनका काम में मन नहीं लगता था। अब अली के परिवार में खाने पीने के लाले पड़ने लगे थे। मेरे पापा से देखा नहीं गया था और फिर वह थोड़ा बहुत अली के पापा को दे दिया करते थे। घर खर्च के लिए पैसे भेजते रहते थे। इस तरह अली का घर चलने लगा था। लेकिन इस समय मेरे पापा और अली के पापा की डेथ हो गई। वह दोनों कहीं घूमने जा रहे थे कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और गाड़ी खाई में जाकर गिरी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। पापा की अचानक हुई इस मौत से हमारा पूरा परिवार बिखर गया था। लेकिन उस समय तक अली की नौकरी लग चुकी थी। वह अपने घर को संभालने लगा था। मेरी सास के 2 ही बेटे थे, एक अली और दूसरा जैद। जैद दिमागी तौर पर थोड़ा बीमार था। अली की और मेरी बचपन से ही बहुत अच्छी दोस्ती थी। हम दोनों के पापा ने बचपन में ही हमारी शादी तय कर दी थी। मेरी मम्मी ने कभी उनके आगे एक शब्द भी नहीं बोला था।
और दूसरा अली भी मेरी माँ को बहुत पसंद था और फिर भले घर का रिश्ता था, और इस तरह मैं एक घर से उठकर दूसरे घर में आ गई थी। मेरी माँ ने इसलिए ये रिश्ता कबूल कर लिया क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, और मुझे मेरी माँ अनजान लोगों में नहीं देना चाहती थी क्योंकि वह खुद विधवा थी और मैं अनाथ। हमारे सर पर किसी का हाथ नहीं था, पता नहीं अनजान लोग कैसे निकले। इसलिए मेरी माँ ने अली से शादी करने में ही खैरियत समझी थी। सब कुछ सोचते सोचते खुद मेरी आंखों से आंसू निकलकर गालों पर बहने लगे। सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे यह मेरी प्रेगनेंसी की बात बीच में आ गई। मैं मम्मी के कमरे में दाखिल हुई तो वह बेड पर लेटी हुई छत की तरफ घूर रही थी। मैं उनके पैरों में जाकर बैठ गई तो वह मुझे खाली खाली नजरों से देखने लगी। मेरी मम्मी गुस्से से बोली, ऐसी भी क्या आग लगी थी नीलोफर, तुझे शादी तो तेरी अली से एक न एक दिन हो ही जानी थी। यह मुफ्त की कालक अपने माथे पर लगाने की क्या जरूरत थी? तुझे क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में जो तूने मुझे ये दुख दिया? मम्मी की बात पर मैं रो पड़ी। मम्मी, मेरा विश्वास करें, मैं निर्दोष हूँ, मैं बिल्कुल पवित्र हूँ। क्या मुझे आपको भी विश्वास दिलाने की जरूरत है? मैं फूट फूट कर रो दी थी तो मम्मी एकदम से चौंक कर मेरे पास बैठ गई। यह क्या कह रही हो नीलोफर? मैं ठीक कह रही हूँ मम्मी, मुझे कुछ नहीं पता कि जो कुछ भी मेरी सास कह रही है वह सही है या गलत। मुझे आपकी कसम, मैं बिल्कुल पवित्र हूँ और मैं नहीं जानती कि इस मेरे पाप का असल कारण कौन है। तो मम्मी हैरत और परेशान की मिली जुली हालत में मेरी तरफ देखने लगी। ये पाप किसका है? यह क्या मुसीबत हमारे सर पर टूट पड़ी है? मम्मी सर पकड़कर बैठ गई और मैं भी बेआवाज रोती चली गई। कुछ देर मम्मी के पास बैठने के बाद मैं अपने घर वापस आ गई थी। मेरे लिए यह बात बहुत ही हैरान कर देने वाली थी कि अली बिल्कुल भी मेरे करीब नहीं आता था, ना ही उसने अपने पति होने का हक मुझसे वसूला था। मैं जितना उनके करीब जाने की कोशिश करती तो वो मुझसे कहता कि जब तक तुम ये बच्चा पैदा नहीं कर लेती हो तब तक मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और यह बात करते करते अली के शब्दों में ना तो मुझे कोई ताना नजर आता, ना ही शक और ना ही किसी तरह का कोई गुस्सा। वह ये बात इतनी आराम से करता कि मैं हैरान हो जाती। ऐसा लगता जैसे यह उसी का बच्चा हो। मुझे अली पर ही शक होने लगा था, लेकिन मैं खामोशी से आने वाले समय का इंतजार करती जा रही थी। पहले पहल तो मुझे लगा कि मेरी सास मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही है, लेकिन जैसे जैसे मेरे पीरियड्स मिस हो रहे थे और मेरा पेट बढ़ता जा रहा था, मेरे होश भी उड़ने लगे थे। अब मुझे भी विश्वास हो चुका था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मेरे पेट में किसका बच्चा था मुझे नहीं पता था। कभी कभी अली पर शक होता कि कहीं अली ने ही तो मेरे साथ गलत नहीं किया है। अली के अलावा मैं किसी लड़के के साथ उठी बैठी नहीं थी, लेकिन अली अगर मेरे साथ कुछ गलत करता तो फिर शादी के बाद उसने मुझे अभी तक हाथ क्यों नहीं लगाया था? यह मुझसे दूर दूर क्यों रहता था? और दूसरा शक मेरा मेरे देवर जैद पर जाता था, लेकिन वह तो दिमागी मरीज था। वह मेरे साथ यह सब कुछ कैसे कर सकता था? लेकिन मैंने भी सब सच जानने की ठान ली थी। आखिर मेरे पेट में किसका बच्चा था? मेरी जिंदगी में अली और जैद के अलावा कोई दूसरा मर्द नहीं था। मैंने तय कर लिया कि जैसे ही बच्चे का जन्म होगा, मैं बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाऊंगी। जब मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट हो गई, तो चुपके से मैंने अपना चेकअप करवाया ही था कि अचानक मेरे दर्द शुरू हो गए। मम्मी मेरे साथ ही थी और आधे घंटे के अंदर अंदर मैंने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। लेकिन ये खबर ना तो मुझे कोई खुशी दे पाए और ना ही मेरी माँ को। मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं अपने बच्चों का डीएनए करवाना चाहती हूँ, तो डॉक्टर ने बड़ी हैरत से मेरी तरफ देखा, लेकिन मेरे चेहरे पर फैली कठोरता को देखकर उसने आगे कोई सवाल नहीं किया।
और बच्चे का डीएनए ले गई। मैं बच्ची को लेकर खामोशी से घर आ गई। मेरी सास और अली बच्ची को देखकर बहुत खुश हुआ और मुझे भी अपने साथ लगा लिया। लेकिन मैं सपाट नज़रों से अपनी सास और अपने पति अली को देखती रही। और जैसे डीएनए की रिपोर्ट मेरे सामने आई तो मुझे पता चला कि मेरे बच्चे का असली बाप तो जैद है। तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने डीएनए की रिपोर्ट लाकर अपनी सास और अपने पति के मुंह पर मारी और उनसे कहा, ये सब किया है। मेरी सास का रंग एकदम से बदल गया था। और दूसरी रिपोर्ट मुझे अली के कमरे से मिली थी। अली की थी, जो मुझे अली की अलमारी से मिली थी। अली इस अलमारी को हर समय लॉक करके रखता था। एक दिन लॉक करना भूल गया, तो ऐसे ही उत्सुकता के मारे मैंने वह अलमारी खोलकर देखी कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है इस अलमारी में कि अली हर समय लॉक करता है। तो ये रिपोर्ट मुझे वहीं पर नजर आई, जिसके अनुसार अली ना मर्द था, बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं था। अब मुझे इन माँ बेटे की सारी साजिश समझ आ गई थी। वह अली की कमी पर पर्दा डालना चाहती थी, क्योंकि मेरी सास और अली को ये लगता था कि नाजायज़ बच्चा पैदा हो जाने के बाद कभी भी आंख उठाने की काबिल नहीं रहूंगी, ना ही बच्चे के बाप के बारे में कोई सवाल करूंगी। और रह गई अली के अंदर की यह कमी, तो उसे इसलिए बर्दाश्त कर लूंगी कि मैं एक चरित्रहीन लड़की हूँ, शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, और अपनी इस कमी के चलते मैं अली को इतनी बड़ी कमी के साथ उसे स्वीकार कर लूंगी। लेकिन सब कुछ उल्टा ही हो गया और मुझे सब कुछ पता चल गया। मेरी सास ने पूरे घर पर कब्जा करने के लिए अपने दोनों बेटे का इस्तेमाल किया था। ना जाने ज़ैद कितनी बार मेरी इज्जत साथ खेल चुका था, क्योंकि मेरी सास अक्सर जब भी कोई अच्छी चीज़ पकाती तो मुझे अपने घर बुला लेती थी और रात भी अपने पास ही रोक लेती थी। उसकी अगली सुबह मेरा पूरा दिन सर घूमता रहा और शरीर दर्द करता रहा, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि मेरी तबीयत इतनी गिरी गिरी सी क्यों है। और यह बात मुझे अब समझ आई थी कि मुझे बेहोशी की दवा खिलाने के बाद वह मेरे शरीर को अपने बेटे ज़ैद के हवाले कर देती थी, जो दिमागी तौर पर मरीज था लेकिन जिस्मानी तौर पर पूरा मर्द था, और वह पूरी रात मेरे शरीर के साथ खेलता रहता था। जिसके नतीजे में मैं प्रेग्नेंट हो गई और मेरी सास इसी मौके का इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने अब मेरे ऊपर और मेरी माँ के ऊपर एहसान करते हुए अली जैसे नामर्द बेटे की शादी मुझसे कर दी, ताकि अली का भरम भी कायम रहे और मैं अपनी सास के एहसान तले चुपचाप सारी जिंदगी गुजार दूं और चूचा नहीं करूं। एक ही तीर से दो शिकार। लेकिन मैं और मेरी माँ ने फैसला किया कि हम इस जुर्म के खिलाफ बोलेंगे, और फिर मैं पुलिस स्टेशन जाकर अपनी सास और दोनों बेटों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा कर आ गई। मेरी सास और मेरे पति अली को 5 साल की सज़ा सुनाई गई, जबकि ज़ैद दिमागी तौर पर स्टेबल नहीं था, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। लेकिन अब मेरे लिए यह और ज़्यादा परेशानी की बात थी, क्योंकि अब ज़ैद की देखभाल करने वाला कोई नहीं था और अब ज़ैद की जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर आ गई थी। इस मामले में मैं ज़ैद को गलत नहीं ठहरा सकती थी, क्योंकि वह तो मासूम था। उसे जैसा कहा गया वैसा किया। ज़ैद को सही और गलत की कोई पहचान नहीं थी। मैं ज़ैद की देखभाल करने लगी। ज़ैद की देखभाल करते करते मैंने महसूस किया ज़ैद दिल का बहुत ही अच्छा लड़का था, बिल्कुल बच्चों की तरह पाक साफ। उसके दिल में कोई पाप नहीं था। वह मेरे साथ बहुत खुश रहता था। मैं ज़ैद को लेकर डॉक्टर के पास गई और ज़ैद का चेकअप कराया। ज़ैद को चेक करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि ज़ैद ठीक हो सकता है, लेकिन उसके इलाज में बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, और जितने पैसे डॉक्टर ने बताए इतने पैसे मेरे पास नहीं थे। इतना महंगा इलाज मैं ज़ैद का नहीं करा सकती थी, लेकिन अब मुझे अपनी बेटी का फ्यूचर भी दिखाई दे रहा था। कुछ भी कहो, जो बच्चा मेरे गोद में था वह मेरा अपना ही खून थी और उसका बाप ज़ैद था।
मैं अपनी बेटी के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी यहाँ तक कि अपना घर भी बेच दिया और ज़ैद के इलाज पर पैसा लगा दिया। अल्लाह का करना हुआ, धीरे धीरे ज़ैद ठीक होता चला गया। कुछ दवाया का असर था, कुछ मेरी मोहब्बत और देखभाल थी। ज़ैद ठीक होने लगा था। मेरे इतनी ज़्यादा देखभाल करने से ज़ैद मेरा दीवाना ही हो गया था। वह मुझसे प्यार करने लगा था और मैं भी तो अब ज़ैद के बिना नहीं रह सकती थी। मैं भी ज़ैद से प्यार करने लगी थी और फिर मैंने ज़ैद से शादी कर ली। ज़ैद आज बिल्कुल ठीक हो चुका है, लेकिन वह पुरानी बातें भूला नहीं था कि उसकी माँ ने किस तरह उसका इस्तेमाल करके मेरे साथ गलत किया था। ज़ैद मुझसे बहुत शर्मिंदा था। वह मुझसे माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था। मुझे माफ़ कर दो। मैंने ज़ैद को तो न जाने कब का माफ़ कर दिया था, क्योंकि ज़ैद को तो मैंने कभी गलत समझ ही नहीं था। आज मैं और ज़ैद शादीशुदा जिंदगी को बहुत ही खूबसूरती के साथ गुजार रहे हैं। मेरी सास और अली की सज़ा पूरी होने वाली थी और तभी ज़ैद ने कहा कि हम उन लोगों के साथ नहीं रहेंगे। ज़ैद मुझे लेकर एक किराए के घर पर आ गया।